पतझड़ के मौसम में मिलने आएंगे। ठीक है, वो ये ललका वाला लियो, ललका वाला लाइट ले ले, प्रकाश कर प्रकाश कर। वेलकम बैक टू द चैनल यूएस कॉमरेड। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वाला वीडियो आप जाकर पहले देखें। वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ये वाला वीडियो समझने में यानी ये प्रकाश संश्लेषण टॉपिक समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज के वीडियो में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस को पढ़ने वाले हैं। यानी हम लोग खाना पीना खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, उसी तरह भी पेड़ पौधा भी खाना पीना खाता है। पेड़ पौधा अपना खाना जैसे बनाता है, ठीक है, उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, यानी पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं, क्या क्या उसमें सामान लगाते हैं फिर बनाते हैं, इसका हमने एक नाम दे दिया है कि यह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ऐसे हम लोग कंटेनर लाते हैं, फिर चूल्हा के ऊपर रखते हैं, फिर चलाते हैं, फिर ये फलना चिलना ढिकना करते हैं, तो बोलते हैं खाना पका रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खाना पका रहे हैं। उसी तरह पेड़ पौधे खाना पीना बनाते हैं, जिस चीज की आवश्यकता होती है वो बनाने का जो खाते, उस प्रोसेस को, उस तरीका को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पादप पेड़ पौधे ने भूमि से जल, सूर्य प्रकाश से सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी पेड़ पौधा जो अपना खाना बनाता है उसमें उसको जल की जरूरत होती है, ठीक है, और सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है, फिर उसके बाद और उसको किसकी जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो हम सब बात करेंगे कि ये जल कहाँ यानी पानी कहाँ से ये लेकर आएगा, ये क्या कहते हैं सूर्य प्रकाश कैसे लेगा, ये क्लोरोफिल क्या है, ये कहाँ पर रहता है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रहता है, इसको कैसे ये पौधे अपने अंदर लेते हैं, सबके बारे में बात करते हैं। अभी बेसिक से याद रखिए कि जो पौधा है वो जल यानी वाटर और सूर्य का प्रकाश और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो भोजन बनाता है, जो काम करता है, और काम करने के बाद जो खाना मिलता है, जो खाना बनाता है, खाना मिलता है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को, इस मेथड को, इस तरीका को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो चार बातें आपको याद रखनी है। क्या? कि पौधे जो है ना वो पहला काम क्या? जल यानी H2O का इस्तेमाल करते हैं अपने खाना बनाने में, और उसके बाद सनलाइट क्या है? तो सूर्य प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तीसरा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल। इसी का उपयोग करते, इसका इस्तेमाल करते खाना बनाने के लिए। ये चार में से कोई एक चीज भी नहीं रहेगा तो प्रकाश माने ये खाना बनेगा नहीं, खाना नहीं बनेगा, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए चार चीज मस्ट है, एकदम बिल्कुल मस्ट है एकदम। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है, तो ये चारों का नाम बताना। भूमि से जल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति, ये होना ही चाहिए। ठीक है, 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछ सकते हैं, या प्रकाश संश्लेषण पूरा भी आपको 2 नंबर में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है ना वह पौधा है। पौधा क्या है? तो वह स्थलीय पौधा भी हो सकता है, जलीय पौधा भी हो सकता है। जलीय यानी एक्वेटिक एनिमल। स्थलीय पौधा आप समझते हैं आम का जो पेड़ उड़ है इसमें भी होगा, जलीय पौधा में भी होगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में क्रिया होती है, तो आपको बताना है पौधे में, क्लास 10th में पूछा है। ठीक है, इसके बाद है कुछ जीवाणुओं में भी होता है। जीवाणु कहते हैं युग्लिना ऐसा है ना कि ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और परजीवी की तरह भी बिहेव करना, दूसरे पर निर्भर भी रहता है। ठीक है, तो युग्लिना ऐसा जीवाणु है ना जिसमें फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होता है। और इसे एक नेक्स्ट एग्जांपल है शैवाल अपने शरीर से प्रकाश संश्लेषण करता है। अभी खोपड़ी ज्यादा नहीं लगाना, सिर्फ याद रखना इसका एग्जांपल। पौधे, स्थलीय पौधे, जलीय पौधे। ठीक है, युग्लिना यानी जीवाणु एक युग्लिना है और शैवाल में प्रकाश संश्लेषण होता है। यहां तक तो बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि ये जल जो है, ये कैसे पौधा लेता है, कौन ले आकर देता है, अपने से लेता है। फिर सनलाइट के बारे में बात करें, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इसके अंदर जाता है, कैसे नहीं जाता है, और क्लोरोफिल क्या है, इसमें इसका क्या भूमिका है, क्या रोल निभाता है, ये कहाँ रहता है, तो इसके बारे में
हमको इस बारे में जानने के लिए हमको पौधे के बारे में जानना पड़ेगा। अब पौधे का फिगर को देखना पड़ेगा। तो हम लोग पौधे के फिगर को देखते हैं। एक फ्लावरिंग प्लांट ले लिए हैं। फ्लावरिंग प्लांट का है तो पुष्पी पौधा है, ठीक है। हम इससे पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, बता चुका हूं कि ये जो जमीन के नीचे वाला भाग होता है इसको रूट टिप कहते हैं, यानी जड़ तंत्र कहते हैं। और जमीन के ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं शूट टिप यानी प्राणो तंत्र यानी वायवीय भाग कहते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा। पहला बात हम जल का कर लेते हैं, जल का यानी H2O का। तो जल जो है ना वो पौधे के जड़ से प्राप्त करता है। किससे लेता है? पौधा अपने जड़ से। जड़ कहाँ रहता है? जमीन के अंदर, ठीक है। तो ये जड़ से जल लेता है और जड़ का कौन सा भाग? मूल रोम जल को सोखने में काम करता है, ठीक है। तो ये जड़ से जल लेगा, क्या लेगा? जल लेगा। और खनिज लवण भी जल से ही लेता है। कौन लेता है? खनिज लवण भी ये जड़ से लेता है। पेड़ तो जड़ से जल को तो ले लिया, खनिज लवण ले लिया, ठीक है। लेकिन अब ऐसा कोई आदमी है जो इसको यहां इसके पत्ते तक या कहीं पे पहुंचा सके? काहे कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना वो हरे भाग में होता है और इसके तने में भी प्रकाश संश्लेषण होता है और पत्ती में भी होता है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में पत्ती में होता है, ठीक है। तना वाला थोड़ा सा बताएंगे, आपके सिलेबस से बियॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया पत्ते में होती है। लेकिन सुनिए, जब जड़ से जल सोख लिया, लेकिन कोई ऐसा चीज तो होना चाहिए, कोई ऐसा आदमी तो होगा कि जो यहां से जल को पत्ती तक ले जाए। हाँ, इसके लिए एक आदमी है, एक पोस्टमैन, ठीक है। उसका नाम है जाइलम। क्या है? जाइलम। जाइलम का काम क्या है कि ये जड़ से जल को पकड़ लेता है और इसको पत्ती तक पहुंचा देता है। तो पूछेगा कि पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? जल को कौन ढोकर ले जाता है? कौन ऐसा आदमी है जल को ले आता है? तो वो जाइलम ले जाता है। जड़ से जल को जाइलम ले जाता है। इसका ट्रिक है जौ से जल, जौ से जाइलम। जाइलम जल का परिवहन करता नहीं, जल को ढोकर के ले जाता है, ठीक है। ये जो ले जाता है ना, इस क्रिया को प्रासरण कहते हैं। यानी ये प्रासरण विधि से जाइलम जल को प्रासरण विधि से पत्ता तक ले आता है। और ये प्रासरण है, ये एक मंद प्रक्रिया है, एकदम धीरे धीरे होता है। ऐसा ना होता कि जल पर खट से सीधे पत्ते पर पहुंचा जाए, नहीं, धीरे प्रक्रिया, धीरे धीरे होता है, ठीक है। यानी पौधे का जड़ जल को सोखेगा और उस जल को जाइलम पत्ते तक पहुंचाएगा, वो भी किस विधि से? प्रासरण विधि से। प्रासरण एक मंद प्रक्रिया है। आई होप यहां तक जड़ वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जड़ तो हो गया, अब हम पत्ते के बारे में बात कर लेते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, इसी पत्ता पे होता है। किस पे होता है? ये पत्ता पे प्रकाश संश्लेषण होता है। पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पत्ता होता है। और इसी पत्ता को किचन हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन हाउस कहते हैं, ठीक है। ये पेड़ का किचन हाउस है। क्या है? ये पेड़ का किचन हाउस है पत्ता, ठीक है। पत्ता में दो चीज होता है, एक रंध्र, एक क्लोरोफिल। हम पत्ता के बारे में बात कर चुके हैं, उसके मार्जिन के बारे में बात कर चुके हैं, उसके मध्य सिरा, ये सब पेटियोल मैंने वृंत, ये सब मैं बता चुका हूं पत्ता के बारे में। ये रंध्र है जो पत्ता में एक गेट होता है। क्या होता है? गेट होता है। इसी रंध्र से गैस आते हैं, जाते हैं, जल का वाष्प आता है, जल का वाष्प जाता है। यानी ये जो रंध्र है ना, इसी से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। जैसे हम घर में अंदर आते हैं ना, तो एक गेट लगा होता है, उस गेट से इन करते हैं, उसी गेट से बाहर चले जाते हैं, है ना। उसी तरह पौधे के पत्ते में एक गेट होता है जिसका नाम रंध्र है। क्या है? रंध्र है। इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बात करूंगा। इसी रंध्र से गैस आते हैं, इसी रंध्र से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, इसी रंध्र से वाष्प उत्सर्जन होता है। तो पहले हम थोड़ा सा रंध्र के बारे में पढ़ लेते हैं। रंध्र जिसको इंग्लिश में एस्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा। ये पत्ते में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? पत्ते में उपस्थित होते हैं। और उत्सर्जन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि ये बहुत सारे वेस्ट पार्ट को, माने वेस्ट मटेरियल को ये बाहर निकालने में हेल्प करता है। और तना में जो रंध्र होता है ना, उस रंध्र को कहते हैं वात रंध्र। तना में भी रंध्र होता है, तना में भी 1% प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो तना में जो रंध्र होता है ना, उसको बोलते हैं वात रंध्र बोलते हैं। और इस रंध्र से गैस का आदान प्रदान होता है, यानी विनिमय होता है। यानी किसका विनिमय होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी हमारे पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है, अब हम जल की तो बात कर लिए हैं कि जल कैसे जाता है, ये बात कर लिए। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आता कैसे है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रंध्र के जरिए से ही अंदर आता है। ये गेट है, इसी गेट से अंदर आता है। और देखिए ऑक्सीजन, यानी प्रकाश संश्लेषण फलस्वरूप जो ऑक्सीजन जो बनता है ना, वो भी ऑक्सीजन किससे निकलेगा? तो यही रंध्र से ही बाहर जाएगा, ठीक है। ये गेट है।
और इसी से ही जल निकलेगा। जल सीधे नहीं निकलता है, ये भाप यानी वाष्प के रूप में निकलता है, ठीक है, वाष्प में रूप निकलता है, इसको वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। यानी पत्ते से जो जल निकलता है इस प्रक्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वाष्प उत्सर्जन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी याद रखना है कि ये जो रंध्र है ना, ये माने जल को उड़ाने में यानी भाप बना के उड़ाने में भी ये मदद करता है, इसी से यानी इसी रास्ते से उड़ता है। तो पूछेगा कि वाष्प उत्सर्जन कहाँ होता है, तो बताना रंध्र में होता है। अगर ऑप्शन में रंध्र नहीं होता, अगर पत्ता दिया हो तो पत्ता में टिक लगाना है। वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ते में होता है। क्यों पत्ते में, कि पत्ता में ही रंध्र होता है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ये जल है ना, इसको वाष्प बनाकर यानी भाप बना करके ये उड़ा देता है। और उत्सर्जन का मतलब होता है बेकार चीज। बेकार चीज हमेशा शरीर के बाहर ही निकल जाती है। मैं क्या जैव प्रक्रमण बताए थे, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो शरीर के बाहर से निकलते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब रंध्र अनुपस्थित की बात करते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें रंध्र नहीं होता, रंध्र अब्सेंट होते हैं। जैसे उसका एग्जांपल है नागफानी यानी कैक्टस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। और एक एग्जांपल है जलमग्न हाइड्रोफाइट्स है। जलमग्न हाइड्रोफाइट्स है, या बेसिकली समझिए कांटा वाला जो भी पत्ता होता है ना, उसमें बेसिकली रंध्र अनुपस्थित ही होते, एस्टोमेटा नहीं होते हैं। तो एस्टोमेटा का रोल आपको समझ में आ गया। अगर एस्टोमेटा नहीं होता तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता, फिर इससे ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। ऐसे जलवाष्प नहीं हो पाएगा। जलवाष्प भी बहुत जरूरी है, आगे चैप्टर में हम बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा और ये रंध्र आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या कहते हैं, रंध्र से होकर जो पेड़ के अंदर आता है, पौधे के अंदर आता है, वो विसरण विधि से आता है। किससे आता है, विसरण विधि से। विसरण विधि से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। किस विधि से, विसरण विधि से, ठीक है। जल आपका क्लियर हो गया, जल आपका क्लियर हो गया। जल के बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर हो गया। ये दोनों चीज खत्म हो गई और रंध्र आपको समझ में आ गया। अब हम क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता हरा होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो चीजें हरी नहीं होगी। तो पूछेगा कि पत्ता हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल को पर्णहरित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णहरित भी कहते हैं। तो घबराना नहीं है, क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। पूछे कि पौधे हरे क्यों होते हैं या फिर पत्ता हरा क्यों होता है, तो बताना है क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण। अब ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में रहता है, ठीक है। ये आप 11th में जाएंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक क्या होता है, इसमें डिफाइन करके पढ़ाया जाएगा। क्लोरोफिल ये हरित लवक में होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हरित लवक का डायग्राम है। क्या है, हरित लवक का डायग्राम है। क्लोरोफिल हरित लवक में होते हैं, ठीक है। ये दोहरी झिल्ली से बना हुआ है। हरित लवक के अंदर एक द्रव्य होता है जिसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। हरित लवक के अंदर के द्रव को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और इस तरह के कोई दीवार से खड़ी माने मीनार टाइप का ये संरचना होती है जिसको हम लोग गराना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गराना बोलते हैं। देखिए ये हरित लवक है। हरित लवक के अंदर द्रव है जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये स्ट्रोमा में कुछ दीवार टाइप की इस तरह खड़ा रहता है मीनार टाइप, उसको हम लोग गराना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गराना बोलते हैं। अब ये गराना के एक एक प्लेट टाइप दिख रहा है, गोल का गोला प्लेट टाइप। हाँ, इस एक प्लेट को हम लोग कहते हैं थैलोकाइट। इसका नाम क्या है, थैलोकाइट नाम है। क्या नाम है इसका, थैलोकाइट। इसी थैलोकाइट के अंदर क्लोरोफिल रहता है। इसी थैलोकाइट के अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। और इसी क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम रहता है। क्या रहता है, मैग्नीशियम रहता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है मैंने क्लास 10th में कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। एकदम कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रखना है, ठीक है। और ये हरित लवक पत्ते में होता है। ये हरित लवक है। हरित लवक के अंदर जो द्रव होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में दो मीनार खड़े होते हैं, उसको हम लोग गराना कहते हैं। गराना के एक एक प्लेट को थैलोकाइट कहते हैं। थैलोकाइट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। आगे आप अपर क्लास में पढ़ेगा तो इसमें हिल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको क्लास 10th के लिए इसलिए नहीं बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो वेरी गुड, अच्छी बात है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपको प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि पानी कहां से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है, क्लोरोफिल क्या है, किसमें रहता है, मैग्नीशियम क्या है, ये सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं।
प्रकाश संश्लेषण के फल स्वरूप जो भोजन बनता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो भी ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है जो एक कार्बनिक है। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बनिक है। ऑब्जेक्टिव भी ऐसे पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो भोजन बनता है वह कार्बनिक होता है कि अकार्बनिक होता है, तो आपको बताना वह कार्बनिक होता है। ठीक है। और पादप में जाइलम जो होता है, फ्लोएम, यहाँ पर जाइलम लिखा गया, फ्लोएम जो होता है ना वह भोजन का परिवहन करता है। क्या करता है? भोजन का फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम। पादप में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है और जल का परिवहन जाइलम करता है। ठीक है। माने प्रकाश संश्लेषण के फल स्वरूप कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा? ग्लूकोज बनता है, जिसका रासायनिक फॉर्मूला C6H12O6 होता है, जो कार्बनिक होता है। इसका परिवहन फ्लोएम करता है। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। पूछिए कि इसके कारण ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अब हम प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को समझते हैं। ठीक है। आगे इसलिए ने बताया था कि समझ में नहीं आएगा, अब बिल्कुल एकदम समझ में आएगा। ठीक है। पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ी, क्या क्या चीज की जरूरत पड़ी थी? 4 चीज की जरूरत पड़ी थी ना। देखिए उसी की बात है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ी, जल का जरूरत पड़ा था कि नहीं पड़ा था? यानी प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत हुई, जल की जरूरत हुई, और शुद्ध प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता हुई। ये 4 चीज की आवश्यकता हुई। और आपको इस तरह लिखना है, अगर यहाँ पर शुद्ध प्रकाश और क्लोरोफिल नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, शुद्ध प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके फलस्वरूप ये सारे चीज के फलस्वरूप क्या बनता है? नहीं, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या बनता है? तो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है। देखिए आपका प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट बन गया ग्लूकोज C6H12O6 मैंने लिख दिया। ठीक है। और इसके साथ साथ जल भी निकलता है और ऑक्सीजन भी निकलता है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन भी निकलता है। तो ये सारी बात मैंने लिख दी, और ऊर्जा भी निकलता है। ठीक है। यानी प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है C6H12O6, और जल भी निकलता है यानी H2O, और ऑक्सीजन भी निकलता है जिससे हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं, और साथ में ऊर्जा भी निकलता है। ठीक है। तो इस समीकरण को मैंने बैलेंस कर दिया है। ये लड़का देखे ना, ये सब बैलेंस किया हुआ है। ठीक है। इसको बोलते हैं H2O की मेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। केमिस्ट्री में इसकी बात करेंगे। ये क्लास 12 में भी आपको मिलेगा, किसी भी इक्वेशन का रेट लॉ लिखने के लिए, रेट लॉ एक्सपेंशन लिखने के लिए वहां पे H2O की मेट्रिक कोफिशिएंट का बहुत रोल होता है। तो कहीं ना कहीं दसवां का लेवल अप करके 11 12 से अगर आपने 10वां अच्छा से नहीं पढ़ा है तो 11 12 में दिक्कत होगी आपको। ठीक है। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पादप ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन निकालता है, बनता है, साथ में ऊर्जा निकलती है। यही आपका समीकरण है, यही आपका प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। अच्छे से देख ले, याद हो जाएगा। ठीक है। पौधे के तना में भी 1% प्रकाश संश्लेषण होता है। मैं एग्जांपल दूं, जब पतझड़ के मौसम आते हैं सारी पत्तियां टूट जाती हुए, गाना भी था, पतझड़ के मौसम में मिलने आएंगे। ठीक है। वो पतझड़ के मौसम की बात नहीं कर रहे हैं। पतझड़ का जब मौसम होता है तो सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं। उस समय में उसका जो स्टोर किया हुआ भोजन होता है वो खाते हैं, और उसका तना भी कुछ प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है। वो अब तना भी प्रकाश संश्लेषण का तना इसलिए करता है कि तना हरा होता है। ठीक है। उसमें क्लोरोफिल होता है। और मैं बता दूं, जल के टूटने से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के टूटने से ऑक्सीजन निकलता है। जब हम हिल रिएक्शन, डार्ट रिएक्शन पढ़ते हैं तब हमको समझ में आता है कि ये जल कैसे टूटता है। लेकिन क्लास 10 में इतना ही आप याद रखें कि जल के टूटने से ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो जल के टूटने से निकलता है। अब मैं रंग की बात करूं तो ये रंग जो है ना, ये लाल रंग, नीला और बैंगनी में सबसे ज्यादा प्रभावी है। पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण कौन से रंग में अधिक होते, सबसे ज्यादा प्रभावी किस रंग में है? तो वो लाल में, उसके बाद नीला में, उसके बाद बैंगनी में। ये सबसे ज्यादा प्रभावी रंग है। ठीक है। रात और कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है। रात में अकृत्रिम माने मैन आदमी के द्वारा बनाया गया जो प्रकाश होता है उसमें प्रकाश स्रोत जो होता है उससे नहीं होता। कि रात को देखा मैं, ये ललका वाला लाइट ले प्रकाश कर प्रकाश संश्लेषण कर, तो प्रकाश संश्लेषण होने वाला नहीं है। या रात को हम बड़का हैलोजन जला देते हैं, हैलोजन जला देंगे, प्रकाश संश्लेषण करेगा तो भी प्रकाश संश्लेषण करेगा नहीं, उसको सूर्य ही चाहिए, सूर्य की रोशनी ही चाहिए। ये बात आपको याद रखना। ठीक है।
अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देते हैं तो प्रकाश संश्लेषण तेज होगा। पीएस हम शॉर्टकट में लिख दिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण तेज हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की दर बढ़ाने में प्रकाश संश्लेषण तेज हो जाएगा। अगर हमने ज्यादा बढ़ा दिया, औकात से ज्यादा बढ़ा देंगे तो प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, ठीक है। आगे हम बात करें प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश की आवश्यकता। कुछ ऐसे पौधे आप देखे होंगे कि घर के अंदर रखे हुए होते हैं, बरामदा पे रखे हुए होते हैं, ठीक है, बालकनी में रखे हुए होते हैं। अब वो मरते नहीं है, माने वो सूख नहीं जाते, वो कंटिन्यू उसी तरह रहते हैं। आज जब आम के पौधे को आप लेके आते घर में तो बिल्कुल सूख जाता नहीं लगता है। इसका रीजन ये है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसको एकदम कम मात्रा में प्रकाश संश्लेषण झलक मिल जाए, झलक सर्फ, देखो यार गाना नहीं गाएंगे, प्रकाश संश्लेषण एक झलक मिल जाएगा ना तो उससे काम चला लेंगे। वैसे प्लांट को हम लोग इंटीरियर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीरियर प्लांट कहते हैं। इसी इंटीरियर प्लांट को हम लोग घर के अंदर रखते हैं। देखने बहुत सारे पौधे होते हैं, फूल टाइप का होता है, उसको हम लोग अंदर रखते हैं, बरामदा में रखते हैं, ठीक है। तो उसको प्रकाश की यानी लाइट की ज्यादा जरूरत होती नहीं है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको 10% या 10% से अधिक लाइट की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसको एक्सटीरियर प्लांट कहते हैं। इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा आम का पेड़, लीची का पेड़ हो गया, बरगद। ऐसा नहीं ना करते कि बरगद को घर में उठा करके ले आए हैं, अरे बरगद फल गया, आम ले आए, आम फल गया, आम तोड़ के खाएंगे, ऐसा तो नहीं ना होता है। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट में यस लिखे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। मैं आपके लिए इसी तरह क्वालिटी कंटेंट लेकर आता रहूं। थैंक यू।